A very good evening. Welcome everyone. Today we have Vijender Gupta, the Speaker of Delhi Legislative Assembly, with us in our 23rd edition of Delhi Dialogues. Good evening, sir. I'm sure you all remember the photographs of Mr. Gupta being marshalled out of the assembly once as the leader of opposition against the NAP government. And it is rather ironic now that the man who was once thrown out of the assembly for alleged disorder now has been tasked with setting the house in order. So, Mr. Gupta rose through the ranks from student politics in Delhi University to MCD councillor and then to MLA, leader of opposition, and now the speaker. He represented Rohini constituency in the assembly thrice and was also Delhi BJP chief. He's also a BJP national executive member. Now, over to Mr. Gupta for his opening remarks, and after his speech, I'll request everyone to identify yourself and then go ahead with the questions. Thank you so much. सभी को नमस्कार। आपके बीच में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। डेमोक्रेसी में ये बहुत जरूरी है कि लोगों को ये जानने का मौका मिले कि आप क्या हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप विषयों के बारे में आपका रवैया क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपका रोड मैप क्या है। और मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ से हमेशा इश्यूज पर काम करने की कोशिश की है, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज हों, सिविक एमिनिटीज हों, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज हों, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो। मैंने हमेशा आगे बढ़ करके उसको फ्रंट से लीड किया है। स्टूडेंट जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस समय भी हम लोगों ने बहुत सारे एजिटेशन किए और उसके पीछे एक ही मकसद था कि स्टूडेंट वेलफेयर, चाहे वो एकेडमिक इश्यूज थे, चाहे वो कुल मिलाकर के एक छात्र की भूमिका क्या हो सकती है उसको लेकर के विषय हो। मैंने हमेशा आगे बढ़ के काम किया है। सोशल जो कॉज या फिर कुछ इस तरह के प्रैक्टिसेस जो सिर्फ अगेंस्ट द लॉ नहीं है, बल्कि वो मैनेस है। ये बहुत लंबी लड़ाई हमने लड़ी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के अगेंस्ट, और पर्टिकुलरली स्कूल एजुकेशन, क्योंकि हिंदुस्तान में स्कूल एजुकेशन एक कमर्शियल वेंचर नहीं है, ये एक सोशल वेलफेयर है, ये एक पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, किसी नॉन गवर्नमेंटल एनजीओज का पार्टिसिपेशन है। और मैं समझता हूँ आज भी वो लड़ाई जारी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा की बहुत जरूरत है। और इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर हम जो ग्रोइंग चाइल्ड है उसको सेम ग्राउंड नहीं देंगे, प्ले फील्ड नहीं देंगे, तो शायद कहीं ना कहीं हम उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए जो सरकार का अपना ही व्यवस्था है, और उसके में जो है हेल्प करने के लिए जो एनजीओज आ रही हैं, जिन्होंने उसमें काम करना शुरू किया था, वो शायद एक मोड़ पर आकर के वो कमर्शियलाइजेशन की तरफ चला गया। आज भी उस पर काम करने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं 1997 में पहली बार इलेक्ट हुआ था। एक लंबा मैं कहूँगा एक बहुत
समय से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हूँ, और चुनावा प्रतिनिधि हमेशा उसकी टास्क जो है वो हमेशा एक तरह से कसौटी पर है, और उसकी अपनी जो लाइफ है वो पब्लिक लाइफ कहिए उसको, या एक तरह का, मैं तो ये यहाँ तक जाता हूँ कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब वो चुना जाता है तो उसको ये कहने का हक नहीं होता ये मेरा व्यक्तिगत है, क्योंकि लोगों ने जब आपको चुना है और आपने अपने आप को लोगों के सामने पेश किया है कि आप मुझे चुनिए, तो इसका मतलब यह है कि आप सार्वजनिक हैं। मैंने कोशिश की अपने 28 साल के इस लंबे दौर में, पार्टी का प्रेसिडेंट रहा हूं मैं या फिर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा हूं, अगर देखा जाए तो बैक टू बैक 7 इलेक्शन हमने जीते हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही वोटर से वोट लिया है, और अगर 7वीं बार भी आप प्रो इनकम्बेंसी पे वोट मांगते हैं और उस पर आपको लोग हाईएस्ट मार्जिन से जिताते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं शायद वो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सब कुछ तो ठीक नहीं होता है, ये तो नहीं मैं कह सकता कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है मैं, लेकिन हाँ हमेशा एक कशिश जरूर रहती है कि बहुत किया है लेकिन अभी बहुत करना बाकी है। ये जो बहुत करना बाकी है, इसकी जो कशिश है, यही शायद हमें और आगे लड़ने के लिए, काम करने के लिए हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम और काम करें। अभी सवालों से भी बहुत सारे जवाब आएंगे, उसमें से भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपने बारे में या अपने प्रोग्राम के बारे में या अपने आगे चल के जो मुझे करना है उसके बारे में। तो आप मुझसे और कुछ आप चाहें तो पूछ सकते हैं। To begin with, I think you can hear my voice. जी जी। There is a obiter dicta from Supreme Court recently, not exactly on the speaker, but on a remark made by Telangana Chief Minister on the 10th schedule, and for which, in that case, the speaker has been called. So we have seen time and again the role of the speaker as the adjudicator of matters within the legislature has been questioned and has been reaffirmed and fleshed out in various manners through the court and through sometimes assertion of very strong speakers from the time of Mavlankar. So how do you see the role of speaker, particularly when there are questions constantly raised by the opposition where the impartiality or the unattached role of the speaker is put to question? देखिए, आपने बहुत अच्छा पूछा। जो तेलंगाना के मामले में हुआ उसमें भी कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि हम स्पीकर की रोल को क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर वो कुछ डिसीजन नहीं ले रहे और वो पेंडिंग होता जा रहा है और जिसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि उसमें उसके कारण चीजें इफेक्ट हो रही हैं, तो उनको डिसीजन लें। तो डिसीजन लेने के लिए बोला है, डिसीजन क्या लेंगे वो, मैं एक लाइटर मोड में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आपने मावलंकर जी का जिक्र किया, मेरा जवाब से उस जो मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ उसका कोई लेना देना नहीं है। स्पीकर एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है और उसको सिर्फ बायस अनबायस दिखना नहीं है, उसको रहना है। पर उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किस चीज के लिए अनबायस्ड होगा, उसका मोटिव होना चाहिए हाउस चले। पहला मोटिव कि जो सिटिंग है उसमें जो बिजनेस डिसाइड किया गया है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वो पूरा हो।
पहला, क्योंकि लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी कि आप बायस्ड और अनबायस्ड कैसे कह सकते हैं। दूसरा क्या है कि लोग पार्टिसिपेट करें, जितना प्रोपोर्शनेट वहां पर रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा किया, क्योंकि हर चीज के लाइन ड्रॉ की गई है, पूरा रोड मैप है, पूरा एक सेटअप है जो रूल बुक में लिखा है, तो मोर और लेस रूल बुक को फॉलो करना चाहिए। बाकी स्पीकर जो है, स्पीकर तो स्पीकर है। देखिए महावलंकर जी कहते थे स्पीकर्स डिसीजन इज फाइनल, नॉट बिकॉज इट इज करेक्ट, बिकॉज इट इज फाइनल। तो स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और अभी तक का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूं, तो मैंने तो दोनों तरफ की चीजें देख ली हैं, डायस के इस साइड भी और डायस के उस साइड भी। लेकिन ये बात तो सही है कि जो 10 साल बीते हैं उसमें जो मेरे अपने एक्सपीरियंस है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, वो बहुत पेनफुल है। मैं किसी बायस्ड मोड ऑफ जो प्रोसेस से नहीं जाना चाहता, कि रिवेंजफुल नहीं जाना चाहता, लेकिन हालात ये हैं कि जब मैं उस चेयर पर बैठा हूं तो मुझे लगता है कि कितना बड़ा बायस सिस्टम था जो मुझे नहीं करना है। आपने ध्यान किया होगा कि हमने जो कॉलिंग अटेंशन, अभी एक अपोजिशन ने एक इशू रेज किया जिसको सड़कों पर भी उठाया, हाउस में भी उठाया, कि शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, और उसको लेकर के काफी हुनकराई हुआ। तो अपोजिशन मेंबर ने एक कॉलिंग अटेंशन दिया, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, और वो ध्यान आकर्षण तब दिया जाता है जब सरकार का ध्यान आकर्षित करना हो किसी ऐसी समस्या से जिससे लोग जूझ रहे हैं। तो मेरे पास 3 कॉलिंग अटेंशन आए थे, उसमें एक रूलिंग पार्टी का था, 2 अपोजिशन के थे, और दोनों अपोजिशन के एक ही मुद्दे पर थे, इलेक्ट्रिसिटी पर। उन्होंने रूल 59 में दिया था, तो मेरे पास एनफ ग्राउंड था कि मैं उसको रिजेक्ट कर देता, क्योंकि रूल 59 उसमें बनता नहीं था। ये इशू था रूल 54 का। तो मैंने अपने ऑफिस को बोला कि आप उनको फोन करिए और उनको कहिए कि इसकी ये रीजन है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। उनको रिजेक्ट होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो हाउस में क्वेश्चन रेज करेंगे तो स्पीकर चाहे तो क्लैरिफाई कर सकता है कि आपका ये कॉलिंग अटेंशन इसलिए रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा नहीं, आप उनको फोन करिए और उनको बोलिए कि ये इस रीजन से ये रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, अगर आप इसको रूल 54 में कॉलिंग अटेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। सामने से आया कि ठीक है, हम इसे रूल 54 में एक्सेप्ट करने को तैयार है, और 59 में जो कमी है वो हम समझ गए, उसमें भी कोई डिबेट नहीं थी। उन्होंने उसको करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद मुझको वो 54 का नोटिस मैंने एक्सेप्ट किया और मिनिस्टर कंसर्न को भेजा कि आपको इस पर रिप्लाई करना है। 3 घंटे के बाद जब हाउस बैठेगा, और हाउस की जो हमारी लिस्ट ऑफ बिजनेस था उसमें बिजनेस एक था 280 जिसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन, जिसमें मेंबर्स अपनी अपनी बात रखते हैं। दूसरे नंबर पे था सीएजी ऑलरेडी, और तीसरे नंबर पर था शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। तो हमने कहा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन थोड़ा लेट कर देंगे, हमने तीसरे नंबर पर शॉर्ट नोटिस को रख दिया। रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हम लोग भी तो यहाँ है, पहले कभी रिवाइज एलओबी जो है हाउस शुरू होने के बाद आती थी,
हमने 1 घंटे 2 बजे हाउस शुरू होना था, 12 बजे रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस भी दे दिया जिसमें कॉलिंग अटेंशन ऐड कर दिया। जबकि कॉलिंग अटेंशन में जनरली होता है कि चेयर जो है, चेयर से ही बोला जाता है कि आपका कॉलिंग अटेंशन है। हम चाहते थे अपोजिशन उस पर बात करे, उस पे मिनिस्टर रिप्लाई करे, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो अपोजिशन उस पर क्रॉस क्वेश्चन करे, और हम उनको फ्री हैंड देने को तैयार थे। लेकिन पहली बार हुआ होगा किसी भी असेंबली में या पार्लियामेंट में भी, शायद पहली बार हुआ होगा कि जिस मेंबर ने कॉलिंग अटेंशन लगाया वो हाउस के बाहर खड़ा रहा, अंदर नहीं आया। और सिर्फ वही बाहर नहीं खड़ा रहा, पूरी अपोजिशन बाहर बैठी रही, और कॉलिंग अटेंशन अपोजिशन का, और मिनिस्टर रिप्लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आर टोटल 384 क्वेश्चंस आए हमारे पास। हमने हर दिन क्वेश्चन और किया, पहले नहीं होता था। उसमें लाइन में 10 क्वेश्चन अपोजिशन के स्टार्ट क्वेश्चन, 2 तरह के जो 20 स्टार्ट क्वेश्चन टेकअप किए जाते हैं। टोटल क्वेश्चन 80 स्टार्ट क्वेश्चन आए पूरे सेशन में, और 300 के करीब जो है वो अनस्टार्ट थे, यानी 384 क्वेश्चन पूछे गए, सबके रिप्लाई आए। 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल इररेलेवेंट थे, जो स्पीकर की पावर है, जिसमें कोई सेंस ही नहीं थी, जिनको अगर मैं आपको भी दूंगा तो आपको लगेगा कि क्या लेवल है मेंबर का। मैं कहना नहीं चाहता ऑन रिकॉर्ड ये बात, लेकिन ठीक है, जिसने जो भी लिखा होगा, मैं नहीं जानता किसने लिखा, क्या लिखा, मैं उस नाम पर नहीं जाना चाहता किसी के, लेकिन उनकी कोई सेंस ही नहीं थी, कोई कनेक्ट ही नहीं था, कोई बात ही नहीं थी, कोई असेंबली से कोई लेना देना ही नहीं था। 10 क्वेश्चन आपके अपोजिशन के लाइन में है स्टार्ट में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 अपोजिशन शोर मचा रहा है किसी इररेलेवेंट बात पर। मैं चेयर से बोल रहा हूं कि ये 10 क्वेश्चन जिसके रिप्लाई मिनिस्टर सामने बैठे हैं, इनको करने हैं, और आपको इसमें सप्लीमेंट्री पूछने का भी राइट रहेगा। 2 सप्लीमेंट्री आप पूछ सकते हैं जिसका क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके हैं, फिर आप शोर क्यों मचा रहे हैं? अगर आपको कोई इशू है तो आप 1 घंटा बीतने दीजिए, 11 से 12 क्वेश्चन और होगा, 12 बजे आप बात कर लीजिए जो जिस इशू पर भी करनी, लेकिन क्वेश्चन आवर को तो होने दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आवर ही एक ऐसा ब्रिज है जो मेंबर्स और गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है हाउस के अंदर, और तो कोई जगह नहीं है। अब सरकार और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये जो हाउस है किसके लिए है? ये सरकार और इलेक्टेड मेंबर के बीच में कम्युनिकेशन है, जिससे कि गवर्नेंस जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वो डिलीवर करे। अब आप शोर मचा रहे हैं तो चेयर क्या करेगी? आप ऑर्गेनाइज डिसरप्शन कर रहे हैं, प्ले कार्ड्स लेकर आ रहे हैं, चेयर क्या करेगी? चेयर को तो हाउस को ऑर्डर में रखना है, वार्निंग देगी चेयर, बाहर जाने के लिए कहेगी, नहीं मानेगी तो लास्ट रिजॉर्ट है, जो अनफॉर्चुनेट है, मार्शल आउट करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं है। अब एलजी एड्रेस में अगर आप उसको डिसरप्ट कर रहे हैं तो, और ये लग रहा है कि अगर एक्शन नहीं लिया तो एलजी एड्रेस होगा नहीं, हाउस डिसरप्ट हो जाएगा, तो चेयर तो डिसीजन लेगी, क्योंकि हाउस को ऑर्डर में चलाना है। मैं बजट पर डिस्कशन हुआ, 36 मेंबर्स बोले हैं। अपोजिशन से हमने कहा कि आपको जितने नाम देने हैं, हमने रूलिंग दी, हम इसमें कोई प्रोपोर्शन का ख्याल नहीं रखेंगे कि भाई आपके 22 मेंबर्स हैं, रूलिंग के 48 मेंबर्स हैं, तो इस प्रोपोर्शन में 3 उनके बोलेंगे तो आपका 1 बोलेगा, 4 बोलेंगे। हमने कहा कुछ नहीं है, 22 के 22 बोलना चाहते हैं, सबको वेलकम है।
उन्होंने एक लिस्ट दी, सभी मेंबर्स को बुलवाया, उनमें जिनके नाम थे उनमें से कई थे ही नहीं वहां। फिर भी हमने उनको कहा कि उनको बुला लीजिए। जब मैं एलओपी था तो आप निकाल लीजिए सारी रिकॉर्डिंग, मेरा माइक खुलता बाद में था, बंद पहले हो जाता था। दो काम होते थे कि रूलिंग पार्टी के मेंबर्स बोलने नहीं देते थे, वहां से गाली गलौज करते रहते थे, डिमोरलाइज करते थे, और स्पीकर जो है माइक को 1 मिनट से ज्यादा खोलते नहीं थे, बंद कर देते, आपका टाइम ओवर हो गया। हमने कहा एलओपी को पहले इन एडवांस कि हम बैली बजाएंगे, पहली बात आप तो थे, आप देख सकते हैं। दूसरा, आपको जितनी देर बोलना बोलिए, क्योंकि बजट एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हम चाहते हैं कि अपोजिशन से जो भी क्रिटिसिज्म आना सामने आना चाहिए सरकार को, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को रिप्लाई करना है। 7 घंटे 16 मिनट बजट पर डिबेट हुई है। 3 दिन पूरे सेशन में 3 दिन बजट चला है। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे इस सब करने से कुछ लोग एक्सपोज हो रहे हैं, जो एक तरह का जो बिहेवियर है। अब आप हाउस में आए, हाउस में आने के बाद जाकर के जो परिसर है, प्रेजेंस ऑफ द हाउस, उसमें आप शोर मचा रहे हैं। रूल बुक कहती है कि जब कोई एक्शन हुआ है, मार्शल आउट हुआ है कोई, तो उनको बाहर जाना है। अब वो कहते हैं हमारे साथ डिक्टेटरशिप हो रही है, हमें बिल्कुल बाहर किया जा रहा है। तो रूल बुक तो मैं अभी भी लेके आया हूँ, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। तो सर एक मिनट है, क्या आपके स्पीकरशिप में ये मार्शल आउट का कल्चर एंड माइक ऑफ एंड ऑन कल्चर विल इट कंटिन्यू और गेट इट स्टॉप या ओकेजनली इट वुड टेक प्लेस? ऐसा था कि मार्शल आउट तो मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर मैं सेंस ऑफ द हाउस ये भी है कि सेंस ऑफ द अपोजिशन ये भी है कि वो किसी इशू को रेज करना चाहते हैं, शोर करना चाहते हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल हाउस से बाहर जाने का नहीं है, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मैं उनको शोर भी करने देता हूँ। आप देखेंगे उन्होंने कितनी बार शोर किया और मैंने कितनी बार मार्शल आउट किया, आप चेक कर लीजिए। लेकिन जब सेंस ये आ जाती है कि ये आज इस मूड में आए कि हमें मार्शल आउट किया जाए, नहीं तो हम हाउस को चलने ही नहीं देंगे, तो मार्शल आउट किया। उन्होंने मेरे पास आए मिलकर के सारे लोग, अपोजिशन के, रूलिंग अपोजिशन की लीडर भी आई कि आप हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ। मैंने आप बताइए क्या करें, मेरी जगह आप हो तो आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा चलो मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ। आपको कोई चीज ठीक नहीं लग रही है, आप इशू रेज करना चाहते हैं, आप करिए। अगर वो ऑर्डर में भी नहीं है, एलओबी का पार्ट भी नहीं है, चलिए आप अपोजिशन है उसका अपना, तो आप ऐसा करिए, आप अपना रिजेंटमेंट शो करिए और वॉकआउट कर जाइए। कम से कम अगले बिजनेस में तो आप आ जाएंगे ना। और मैं आपको इंश्योर करता हूँ मैं आपको मार्शल आउट नहीं करूंगा। ये मेरे आपके बीच की बात हो गई कि आप का जो इशू है और आप सिर्फ उसको रेज करना चाहते हैं, अपना रिजेंटमेंट शो करना चाहते हैं, अपना प्रोटेस्ट रखना चाहते हैं, तो आप प्रोटेस्ट रख के रजिस्टर कराइए, वॉकआउट कर जाइए। पर अगले उसमें जरूर आ जाइए डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब इससे ज्यादा स्पीकर क्या चाहेगा, करे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम Sir, what will be your further course of action on CAG reports which were tabled in this executive session? कैग बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सीएजी का एक फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट में सीएजी की रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जाती है,
उससे पहले डिपार्टमेंट से एक एक्शन टेकन नोट आता है। सीएजी रिपोर्ट जब टेबल हो जाती है तो एक्शन टेकन नोट आता है, और वो हमने चेयर से ही, क्योंकि पीएसी अभी कॉन्स्टिट्यूट होनी थी और उसका टेन्योर 1 अप्रैल से शुरू होता है, और हाउस फरवरी में कॉन्स्टिट्यूट हो गया था, और फरवरी में कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद रिपोर्ट भी टेबल हो गई थी, तो हमने तभी रिपोर्ट चेयर होती, क्योंकि अल्टीमेटली पीएसी भी पार्ट, हाउस का ही पार्ट है, एक तरह से स्पीकर की ही, स्पीकर उसका कस्टोडियन है और हाउस कमेटी है वो। तो पहला स्टेप होता है एक्शन टेकन नोट, डिपार्टमेंट उस सीएजी की रिपोर्ट पर अपना नोट देता है, और दूसरा स्टेप होता है कि वो जो नोट आएगा वो सीएजी को जाएगा, सीएजी उस पर अपना कमेंट करेगी, तो एक कंपैरेटिव बनता है। मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि सीएजी कहाँ से शुरू होती है। हर साल हर स्टेट का एक सीएजी का ऑडिट होता है, और वो एट रैंडम कोई भी डिपार्टमेंट या कंबाइंड रिपोर्ट बना सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। एक तो होता है स्टैंड अलोन जो एक पर्टिकुलर इशू पे ही है, एक होता है कि जनरली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में रैंडमली उन्होंने ऑडिट किया, सीएजी गई और पैरा बन गए, तो एक प्रिलिमिनरी बनती है रिपोर्ट सीएजी की, वो डिपार्टमेंट के पास आती है, वो ड्राफ्ट होता है, वो रिपोर्ट नहीं, वो सीएजी की रिपोर्ट नहीं होती, ड्राफ्ट होता है कि ये प्रिलिमिनरी हमने ये बनाया है, आपके यहाँ ये पाया गया, इस पर आप रिप्लाई करिए। तो डिपार्टमेंट रिप्लाई करता है, अगर सीएजी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो वहीं ड्रॉप हो जाता है, सीएजी पैरा बनता ही नहीं है। अगर सीएजी उनके रिप्लाई के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो पैरा बन जाता है, और वो रिपोर्ट ये, यानी कि एक मौका मिलता है सरकार को, डिपार्टमेंट को, कि वो उस पर अपना रिप्लाई दे। जब वो रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है सीएजी तो वो पैरा बन जाता है और वो सीएजी रिपोर्ट हाउस के सामने आती है। अभी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन तैयार की है बहुत ही बढ़िया, जिससे सीएजी एक्सपीडाइट होंगी। अभी तक सीएजी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, सिर्फ ये एक रस्म अदायगी बन गई है। दिल्ली में तो मैं कह सकता हूँ कि सीएजी मतलब एक तरह से ये एक तरह का सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। अभी तक मैं ये होने नहीं दूंगा, पर आपको हैरानी होगी 10 साल में एक भी ऑडिट पैरा हाउस में रिपोर्ट के रूप में नहीं आया सीएजी की किसी भी रिपोर्ट पर, जबकि सरकार 2015 में ये सरकार आई थी, और उससे पहले कांग्रेस के टाइम में भी 2008 के बाद आज तक असेंबली में एक भी सीएजी रिपोर्ट का ऑडिट पैरा पर कोई रिपोर्ट पीएसी ने नहीं दी है। तो रिपोर्ट का फायदा क्या हुआ? मतलब एक तरह से वो सिर्फ डंप हो रही है। सीएजी आती है, उसके बारे में न्यूज बनती है, उसके बाद वो कोल्ड स्टोरेज में रख दी जाती है, और वो उसके बाद कभी निकल कर वापस नहीं आती है। मतलब 70s, 80s, 90s तक के पैरा सेटल नहीं हुआ आज तक, 50 साल से। तो फिर सीएजी जो इंस्ट्रूमेंट है, एक वॉचडॉग है, तो इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं दिल्ली के मामले में कह सकता हूँ, दिल्ली असेंबली के मामले में कह सकता हूँ कि सीएजी को डंप किया गया है। अभी मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम, ये ऐप डेवलप किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप भी इस ऐप को डेवलप करिए। उससे क्या होगा कि सीएजी, डिपार्टमेंट और असेंबली, ये तीनों उस ऐप से जुड़ेंगे और सब चीजें सबके सामने आती जाएंगी और उसके रिप्लाई भी सबके सामने आती जाएंगे। यानी कि 100 टाइम्स एक्सपीडाइट हो जाएगा सब कुछ। पिछली गवर्नमेंट ने उस ऐप को नहीं
एप्लीकेशन को नहीं लागू किया। हमने आते ही चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर बोल दिया, क्योंकि मुझे सीएजी की जो अकाउंटेंट जनरल है दिल्ली की, उन्होंने मिलकर के बताया कि ऐप यहाँ पर डेवलप नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे लिखा, मैंने तुरंत जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मुझे लगता है कि अब सीएजी पे बहुत काम होगा और सीएजी से दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये क्या है कि अभी देखा, मैंने कहा ना कि ये इतना बड़ा क्वांटिटी है, इतनी बड़ी क्वांटिटी हो गई। अभी भी हमने जो रिपोर्ट 4 रिपोर्ट प्लस 4 अकाउंट्स 14 में से 8, अभी ये 14 टेबल होंगी तो और नई रिपोर्ट्स आ जाएंगी, क्योंकि ईयरली इवेंट है। तो अभी क्योंकि हमने स्टैंड अलोन रिपोर्ट्स को हैंडल किया है, जो एक एक इशू पर थी, जो बाकी रिपोर्ट्स हैं वो कंबाइंड रिपोर्ट का पार्ट है, जिसमें कई इश्यूज हैं, तो उसमें वो भी सब आएगा। So there is one more question. Sir, is your government planning to bring in new excise policy? ये तो गवर्नमेंट ही बताइए। Recently we have read in newspapers. तो ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी, सवाल सरकार का है। एज एन एमएलए आप क्या चाहते हैं? न्यू एक्साइज पॉलिसी शुड कम। ये तो फिर मैं फ्लोर पे बात करूंगा। I'll add on the CAG question. The point is now the CAG report are understandably against the previous government and its omissions and commissions. Somewhere down the line, when the CAG reports will start coming on the government, on the current government, would you maintain the same? डेफिनेटली ये देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है। सीएजी को गलत तरह से आंका जा रहा है। सीएजी बेसिकली सरकार की दोस्त है। अगर आप उसकी डेप्थ में जाएंगे तो सीएजी क्या है, सीएजी की लैंग्वेज भी आप देखेंगे तो उसमें भी अगर कोई ऑनेस्ट गवर्नमेंट होगी तो वो इंतजार करेगी सीएजी का। सीएजी एनोमलीज की बात करती है, डिस्क्रिपेंसीज की बात करती है, शॉर्टफॉल्स की बात करती है, और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मनी की, पब्लिक मनी की बात करती है। और ये सब कहाँ हो रहा है? सरकार के सिस्टम में अगर कहीं है तो सरकार को मौका होता है उसको ठीक करने का और ऐसे लोगों को पकड़ने का जो गड़बड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट का इशू है कि सीएजी सरकार की दोस्त है कि सरकार की दुश्मन है। मैं दावे से कहता हूं, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझसे आप चर्चा करवा लीजिए, उसका रिजल्ट नेट यही निकलेगा कि सीएजी सरकार की दोस्त है। अगर आप अच्छी गवर्नेंस देना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस आपका मोटिव है, तो सीएजी को क्यों दबाया जाएगा और क्यों छुपाया जाना चाहिए? वो तो पब्लिक होनी चाहिए पहले दिन। गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी है अपने को करेक्ट करने की। अच्छा शायद मैंने कहा आपके अखबार में ऐसा सिस्टम हो। So recently we did a story on the Delhi Assembly getting a heritage tag. So what all are you planning to do for that? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली की असेंबली दिल्ली के लिए एक बहुत नायाब तोहफा है। अगर पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का कहीं से अध्याय शुरू हुआ देश में तो वो दिल्ली की असेंबली से हुआ। 1912 में जब कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली आई, तब यहाँ पहली पार्लियामेंट इंपीरियल जो असेंबली थी और उसके बाद नेशनल असेंबली, जब तक ये पार्लियामेंट बन नहीं गई वही देश की पार्लियामेंट थी। एक लंबा इतिहास है इसमें। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय,
विठल भाई पटेल इसके स्पीकर रहे हैं। तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट भी आया था, बहुत कई और इम्पोर्टेंट लॉ पास हुए। तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। इसका जो आर्किटेक्ट भी है वो भी आप देखेंगे तो वो डिफरेंट है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो ये कहते हैं कि इसके हेरिटेज को हमको लोगों तक लेके जाना चाहिए। ये प्राइड है दिल्ली के लिए, और जनता को भी मौका मिलना चाहिए कि वो इसको विजिट कर सके। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसको नेशनल हेरिटेज के रूप में स्थापित करने के लिए, इसकी ग्लोरी को और ग्लोरीफाई करने के लिए काम कर रहे हैं। Sir, as an MLA and later as the Speaker of the Delhi Assembly, what would be your suggestion to Sheesh Mahal to the government? उसको तो मुझे लगता है कि पब्लिक यूटिलिटी से जुड़ना चाहिए, किसी काम में लेना चाहिए, और पहली बात तो उसको उसके ओरिजिनल शेप में लाना चाहिए, जो अभी शायद जांच चल रही है इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनली वो 10,000 गज में है, लेकिन एट प्रेजेंट उसको केजरीवाल जी ने 50,000 गज में कन्वर्ट किया हुआ है। मतलब तोड़ के फिर उन्होंने क्या किया है कि उसके एडजेसेंट जितनी भी सरकारी संपत्तियां थी उसको मर्जिंग की उसमें, और इलीगल, तो एक तरह का अमलगमेशन जो है वो इलीगल अमलगमेशन है। उसमें बंगलोज भी हैं और फ्लैटेड प्रॉपर्टी भी है सरकार की, पार्क भी हैं, स्ट्रीट्स रोड्स भी हैं, तो सब उन्होंने कॉलोनी की एक तरह से पूरी कॉलोनी उसमें मिला ली थी। तो वो उससे डिटैच करना चाहिए, और उनका जो इस्तेमाल था, कम से कम उनका तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि 10 सरकारी आवास जो हैं वो कम कर दिए गए। पहले ही सरकार के पास आवासों की कमी है, लोगों को आवास नहीं मिल रहा, तो वो 10 ड्वेलिंग यूनिट जो हैं जिनको उन्होंने मर्ज किया था, पहले तो उनको अलग किया जाए और उसको इंटैक्ट किया जाए 10,000 गज में, और 10,000 गज में इंटैक्ट करके, क्योंकि इसमें पैसा लग गया है बहुत सारा, तो इसकी कोई पब्लिक यूटिलिटी होनी चाहिए। कोई गेस्ट हाउस बना दो, या तो कुछ तो ऐसा हो कि ये इस्तेमाल में आए, लेकिन हाँ कम से कम किसी को रहने के लिए, किसी नेता के रहने के लिए नहीं होना चाहिए। The subsequent to what I asked you about the heritage tag, the road which leads to Delhi Assembly witnesses major traffic snares every day. So will you be acting on that particularly? We don't have parking area in that area, but in fact on the day of budget sessions, when the media has to enter and they take their cars inside, it becomes a hassle outside, and it's almost like 20-25 minutes traffic jam there. असेंबली में? Yeah, and outside that road outside. Delhi Assembly के बाहर. And e-rickshaws are also there, sir. Lots of e-rickshaws. एक तो मुझे भी लगता है थोड़ा सा वो जो जब हम लोग, क्योंकि एक्चुअली वो ओरिजिनल गेट वो नहीं है जी. वो उसका ओरिजिनल गेट जिस दिन हमने प्रोग्राम किया था, हिंदू वर्ष का किया था, उस दिन हमने वो गेट खोला था, तो एंट्री गेट वो है, लेकिन प्रोटेस्ट वगैरह होते थे, लोग घुस जाते थे, पहले ऐसा भी हुआ है, तो प्रोटेक्शन के लिए उसको साइड में लेके गए, तो वो उसका ओरिजिनल एंट्री नहीं है। ओरिजिनल एंट्री तो फ्रंट से थी। वो जब हम टर्न लेते हैं ना अंदर जाने के लिए, तो वहां पे सामने से ट्रैफिक आता है कुछ गड़बड़, उसको जरूर मैं चेक करूंगा। And overall also Delhi has been facing tremendous traffic issues. As a public representative, what do you think needs to be done? Is it the lack of public transport system, too many cars on the road, or do you think that it is the lack of rules, implementation of road safety rules, etc., that has led to it, or that Delhi traffic is not just of an immense volume, it is unruly as well? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दिल्ली के ट्रैफिक पे और काम होना चाहिए। काफी काम हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काफी, जैसे मुझे याद है धौला कुआं पे हम लोग किस तरह फंसते थे,
और जब मान लो फ्लाइट पकड़ने के लिए जाते थे तो नॉर्मल टाइम अगर 1 घंटा है रीचिंग टाइम, तो 2.5 घंटे पहले लोग निकलते थे, क्योंकि लगता था कि अनसर्टेन है कि धौला कुआं पर क्या होगा। और जब धौला कुआं निकल जाते थे तो लगता था अब पहुंच जाएंगे। तो यानी कि धौला कुआं एक ऐसा बैरियर था कि जिसको क्रॉस करने से पहले कुछ भी कहना संभव नहीं था कि हम टाइम से पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब सबसे ज्यादा स्मूथ है तो धौला कुआं है। कहीं भी ट्रैफिक जाम होता है धौला कुआं पर नहीं होता। और धौला कुआं से एयरपोर्ट तक आपको कहीं कोई रुकावट नहीं है जाते वक्त। आते हुए तो फिर भी थोड़ा ट्रैफिक होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ठीक किए गए हैं। अभी UER 2 बन रहा है, उसकी वजह से भी काफी रिलीफ मिला और मिलेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे बना है। मतलब एक तरह से दिल्ली स्कैटर्ड जैसे होता है ना, कि वो फैल रही है। ये जो 10 साल थे इसमें बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है। मैं उस समय स्पीकर तो नहीं था, लेकिन मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। मुझे लगता था कि देखिए कि कोई गवर्नेंस की कॉस्ट पर पॉलिटिक्स अगर कर रहा है तो वो किस तरह की माइंडसेट हो सकता है। ऐसे ऐसे उदाहरण है कि पूरा फ्लाईओवर बन जाएगा या पूरी अंडरपास बन जाएगा, लेकिन बीच में 2 पेड़ है, और क्योंकि वो 2 पेड़ उस पूरे प्रोजेक्ट में, तब तक वो रोड थ्रू नहीं होगी जब तक वो 2 पेड़ नहीं हटेंगे। और क्योंकि उन 2 पेड़ को हटाने की अथॉरिटी दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, तो इसलिए वो पेड़ नहीं हटेंगे और इसलिए सड़क शुरू नहीं होगी। और ऐसा हुआ। नरेला बवाना का 300 करोड़ रुपए से फ्लाईओवर बना। फ्लाईओवर का ये हिस्सा ऐसे आ गया, ये हिस्सा ऐसे आ गया, बीच में इसको कनेक्ट होना है। उसके फोटोज भी हैं आज भी। वहां हमने प्रोटेस्ट किया और मीडिया को ले जाकर दिखाया कि देखिए ये इसलिए नहीं कनेक्ट हो रहा कि बीच में ये 4 पेड़ हैं, और दिल्ली की सरकार उनको DDA को अलाउ नहीं कर रही, इनको हटाना परमिशन नहीं दे रही है। इसलिए ये पिछले 1.5 साल से ऐसे ही खड़ा है। तो ये जो एक तरह से अभी आप ये देखिए, ये जो आपका फेज 4 है, मेट्रो फेज 4, इसको मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। फेज 4 को जानबूझ के डिले किया गया, परमिशन नहीं दी गई 2 साल तक। दिल्ली की जो बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है जिस पर काम हो रहा है, और ये है RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको 3 साल डिले किया गया क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना शेयर देने से मना कर दिया। जो आपका सराय काले खा पे जो जंक्शन बन रहा है, उसमें जानबूझ करके ऐसी हर्डल्स क्रिएट की गई कि जिससे कि उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 4,000 करोड़ रुपया बढ़ रही थी, और उससे उसका जो रनिंग कॉस्ट थी उसकी वायबिलिटी नहीं आ रही थी, फाइनेंशियल वायबल नहीं बन रहा था प्रोजेक्ट, क्योंकि टिकट की कीमत बढ़ जाती। और सिर्फ इसलिए ये फाइल को रोका गया कि जिससे डिले की जा सके, और डिले हो गई क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन से पहले ये शुरू नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के इलेक्शन से पहले, यूपी के इलेक्शन से पहले इसका रिजल्ट नहीं दिखने चाहिए। दिल्ली के इलेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, इसलिए ऐसी कोई काम को मत होने दो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सके ये काम हो गया। ट्रैफिक भी, अभी ट्रैफिक का मेन जो रीजन है वो है मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स। अगर रोड मेंटेन ही नहीं है और वो टूटी हुई है तो उससे 2 नुकसान हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है और पॉल्यूशन हो रहा है।
अब मुझे लगता है कि जो स्लोगन है डबल इंजन की सरकार का, वो वाकई वैलिड स्लोगन है। So is there any specific plan for traffic and road smoothing? डेफिनेटली ये तो है, ये तो मतलब पूरी तरह से इनफ्लो है और पूरा तेजी से उस पर काम चल रहा है और मैं बहुत ही, मुझे उम्मीद है, अभी तक ये काफ़ी समय तो एजिटेशन की वजह से जो है एक्सटर्नल पार्ट है दिल्ली का, सोनीपत वगैरह से जो, अब वो भी खुल गया सारा। तो आने वाले समय में दिल्ली के ट्रैफिक पर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब अच्छी होगी, अभी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस तो थी ही नहीं, बसों में आग लग रही थी, 10 साल में कोई बस ही नहीं खरीदी गई थी। तो सारी आउटडेटेड मतलब एक्सपायर्ड बसेस हैं जिनका लाइफ स्पैन जो है 10 साल का था, वो 15 साल भी क्रॉस कर गया है। तो नई बसेस आएगी और फेज 4 1 साल में बहुत सारी लाइन मेट्रो की पूरी हो रही है। अभी ये दिल्ली मेरठ वाला भी शुरू हो जाएगा, फिर बाकी दिल्ली पानीपत, मेरी बात हुई थी खट्टर साहब से, तो वो बहुत कीन है कि दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर भी जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। दिल्ली एक तरह से खुलने जा रही है बिल्कुल। दिल्ली की जो सराउंडिंग है उससे जो कनेक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि जो पूरा लोड जो दिल्ली पे है कि हर व्यक्ति को फिर दिल्ली में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दिल्ली के अंदर ही 1 घंटे में पहुंचते हैं और दिल्ली के बाहर से आप 20 मिनट में पहुंचेंगे। अगर RRTS शुरू हो जाएगी तो आप 50 किलोमीटर दूर से भी 50 किलोमीटर दूर भी रह रहे हैं तो आप सराय काले खां के जंक्शन पे 20 मिनट में पहुंच सकते हैं, क्योंकि 85 किलोमीटर तो जी। सराय काले खां वाला सर, व्हेन इज द स्टार्टिंग एग्जैक्टली? ये तो अब काफी तेजी से चल रहा है। दिल्ली मेरठ का जो रूट मुझे लगता है 6-8 महीने में, क्योंकि अशोकनगर तक तो आई गई है, अब अगला ये आएगा तो जंक्शन तो शुरू करना ही पड़ेगा जब ट्रेन यहाँ तक आएगी तो। Sir, my name is Ashish. So, आपने mention किया था about the importance of education. How important होगी Education is एजुकेशन, initial address में. So एजुकेशन के इशू पे। अच्छा हाँ, तो उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि जो दिल्ली असेंबली के रिसर्च फेलोज हैं, तो in 2023 LG removed them and then they fought a legal battle for reinstation, but that wasn't allowed. So है क्या कि these research fellows are very crucial in running the assembly session as well. फिर उसके बाद रिसर्च में भी इनका पार्ट होता है, फिर ये अटैच होते हैं असेंबलीज में भी, और जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं वो उसमें कोऑर्डिनेट करते हैं विद MLAs। तो अभी ये है नहीं फिलहाल, तो क्या है असेंबली का इस पे क्या है कि मतलब इनको फिर से रीइंस्टेट किया जाएगा जो पुराने हैं जिनका टेन्योर खत्म नहीं हुआ था, या फिर नया प्रोग्राम स्टार्ट होगा? वो जो लोग पहले जो प्रोसेस किया गया था वो फॉल्टी था और उसमें बहुत सारे लेकुनास थे, और इसलिए मुझे लगता है अली साहब ने उसमें एक्शन लिया होगा, क्योंकि उसमें कुल मिलाकर के डिस्क्रिपेंसीज थी बहुत बड़ी, फेयरनेस नहीं थी, सिलेक्शन प्रोसेस में भी सवाल खड़े हुए थे। अभी उसको नए सिरे से देखेंगे और रिसर्च वर्क तो होना चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं है, और उसमें क्या बेस्ट हो सकता है वो किया जाएगा। नहीं, उस पर विचार चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली हमको करना क्या है। और पहली बात तो जो वो प्रोसेस था वो तो सब इंक्वायरी में चल रहा है, लेकिन नई शुरुआत उसमें क्या हो सकती है उसको देखने की जरूरत है। I'm Kavita. I have 2 questions. One is you talked about commercialization of education, but as soon as the BJP government, the school fees have gone up from 20 to 82%. Is the government looking into it? Because it wasn't so. The our government also said, I mean, they have claimed that they were the ones who led the private schools to hike their fees. So, but suddenly after the new government has come, the fees have gone up, and it affects all of us.
So that's my question. Uh, First question. मैंने आज मॉर्निंग में ही डायरेक्ट एजुकेशन से बात की थी। तो पहला तो इशू ये है कि जो फी हाइक है वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, एग्जॉर्बिटेंट नहीं होना चाहिए, कमर्शियल एंगल से नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो हाइक की बात कर रहा है उसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसका जस्टिफिकेशन पूरा होना चाहिए, नहीं तो तब तक उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। और मुझे जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने कहा कि वो इस पर पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हैं, हर स्कूल उनके रडार पे है और हम माइक्रो लेवल हर स्कूल को चेक कर रहे हैं। कुछ पीछे हाई कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस भी आई हैं, उनको भी स्टडी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि फी हाइक तो जो क्लेम है प्रीवियस गवर्नमेंट का वो भी मतलब मैं उससे ना सेटिस्फाइड हूँ, ना मैं उससे एग्री करता हूँ। क्योंकि आप फी स्ट्रक्चर अगर उठाएंगे स्कूल्स का तो 10 साल में जो पहले था 10 साल पहले और जो आज है आप देख सकते हैं उसमें मतलब सब्सटेंशियल चेंज है, दिखाई देता है कि बड़ा चेंज है और फीस बढ़ी है। उसी रो में इस साल भी अब वो कितना परसेंट कम और ज्यादा है मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा अभी, क्योंकि वो डायरेक्टर ने कहा हम आपको जांच करके सारी चीज देंगे और लोगों को रोकेंगे और जिन स्कूल्स के अगेंस्ट एक्शन लेना होगा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक बात तो सबको मालूम है कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट जो है वो अनएडेड स्कूल्स को कुछ स्कोप देता है जिसका मिसयूज होता है। जैसे हमने कहा कि वो रेकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए ही पैसा लिया जा सकता है, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बच्चों की फीस से नहीं कर सकते, आप एक अपनी सोसाइटी को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, सोसाइटी से स्कूल को पैसा आएगा, आप एक स्कूल से दूसरा स्कूल नहीं खड़ा कर सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें उनको रोकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी जगहों पे कुछ लूपहोल भी हैं कि जब वो क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे ये रन करते हैं, तो जब वो इस तरह की कोशिश करते हैं कि हम लॉस में हैं, अब मान लीजिए पे कमीशन आ गया, अब 8th पे कमीशन आ गया, तो उसमें रीजन दे सकता है स्कूल कि पे हाइक हो गया है। तो जनरली पे हाइक की समस्या पे कमीशन के आने के समय ज्यादा होती है। 7th पे कमीशन आया तो वो एक रीजन भी हो सकता है और एक वो एक अपॉर्चुनिटी भी मानते हैं स्कूल वाले कि अब इसके बहाने कुछ भी फीस कर लो। तो ये तो मैं मानता हूँ कि मेरे कई स्कूल वालों से झगड़ा भी होता है और मैं तो बिल्कुल स्कूल मैनेजमेंट से मतलब बहुत अच्छे स्कूल भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे स्कूल भी हैं, मैं उनका ऑनर करता हूँ जो वाकई एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इसको एक बिजनेस बना के इस फील्ड में आए हैं, मेरा उनसे तो बहुत लड़ाई है और बहुत उनकी बैड इमेज है, मेरी नज़र में नहीं पब्लिक की नज़र में, और उन्होंने उनको भी खराब कर दिया जो अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो जब तक हम सब मिलके इस पर अपनी आवाज को बुलंद नहीं रखेंगे कि हम इसके अगेंस्ट हैं कमर्शलाइजेशन के, तब तक ये शायद लगता है मुझे लड़ाई पूरी तरह से रिजल्ट दे पाएगी, उसमें जरूर क्वेश्चन मार्क रहेगा। But they can't be capping. Sorry. No, go ahead. My second question is about bureaucrats. You have also expressed concern about the bureaucrats that they are not taking the calls of the MLAs, elected representatives, and also not responding to your text messages. So why do you think this kind of behavior is, they are behaving like that, and what action or what is being done on that? दो चीजें हैं। पहले तो जो मैंने बोला था या लिखा था उसमें क्योंकि नई सरकार आई है, नए मेंबर्स आए हैं, तो उनको उनके राइट के बारे में पता हो और ऑफिसर्स को भी ये रहे कि भाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है तो हम इनको अटेंशन देनी है।
तो हमारा ये कहना था कि प्रिविलेजेस भी हैं, प्रोटोकॉल भी है, कुछ गवर्नमेंट के ऑर्डर भी हैं जिनको ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करना है। तो हमने सिंपली वो सर्कुलर जो है वो चीफ सेक्रेटरी को बोला था ये आप नीचे तक सर्कुलेट करिए दोबारा, जिससे कि हर ब्यूरोक्रेट को ये पता हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी और डेलिब्रेटिव विंग कहिए या इलेक्टेड बॉडी कहिए, सरकार कहिए, इनमें तो तालमेल होना बहुत जरूरी है। दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिए में जरा भी दिक्कत है, अब आप चीफ सेक्रेटरी को बुला के रात के 12 बजे घर में पीटते हैं, तो इतनी जबरदस्त अगर ब्यूरोक्रेसी में एक डर आ जाता है, भय, या उनको लगने लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, या फिर दबाव की पॉलिटिक्स हो रही है। अभी आप देखिए, हमने 300 से ज्यादा केसेस थे जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में, और मीडिया पे भी कितने केसेस उन्होंने बनाए। उसके पीछे एक ही लॉजिक था, ब्लैकमेल करो, उनको मेंटल टॉर्चर करो। किसी एमएलए की बात नहीं सुनी, जो एमएलए ने कहा, हो सकता है वो बात जस्टिफाइड थी या नहीं थी, लिया और एथिक्स कमेटी में केस डाल दिया, फिर वहां बुलाकर उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो हमने एक तरफ अगर वो सर्कुलेट करवाया, वहीं दूसरी तरफ वो सारे 300 के 300 केसेस भी विड्रॉ किए कि हाँ जी, हाँ सब, जिसमें 20 तो सिविल सर्वेंट थे और सीनियर मोस्ट जो ब्यूरोक्रेसी है, सारी सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट वो केसेस थे, तो वो हमने सारे विड्रॉ कर दिए। पूरा एक भी केस अब बाकी नहीं है किसी भी ब्यूरोक्रेट के अगेंस्ट, और दूसरी तरफ सर्कुलर भी निकाला। तो मुझे लगता है कि माहौल अच्छा बनाने के लिए हमें बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी। Hi, sir. I have a question. Like, what according to you, you think are the biggest challenges facing the assembly today, and what are the reforms or initiatives you would like to see during your tenure to enhance the working of the assembly? पहला तो जैसे पेपरलेस जो ई विधानसभा, वो होना बहुत जरूरी है, और ये 10 साल पहले हो सकता था, क्योंकि इसका जो नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, वो वन नेशन वन एप्लीकेशन 28 असेंबलीज में वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि जो लोग अपने को ट्रांसपेरेंट कहते थे, या जो लोग कहते थे कि हम बहुत आम है, उनकी 10 साल सरकार रही और 28 असेंबलीज में वो इम्प्लीमेंट हो गया और दिल्ली में नहीं हुआ, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट हर तरह की असिस्टेंस दे रही थी, पैसा भी दे रही थी कि आपको सॉफ्टवेयर भी मिल रहा है, आपको पैसा भी मिल रहा है, सिर्फ आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। नहीं किया गया। मीडिया के साथ क्या हुआ? मीडिया की एंट्री बैन की जाती थी, मीडिया को की सारी फैसिलिटीज विड्रॉ कर ली गई थी, मीडिया हाउसेस को बुला करके ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में टॉर्चर किया जाता था। मीडिया को असेंबली में कुछ भी, सब कुछ अनहेल्दी था, कोई डिबेट नहीं, कोई प्रोरोग नहीं होता था सेशन। 5 साल में 4 सेशन हुए, हमने 40 दिन में 2 सेशन कर दिए, कोई साइनडाई नहीं, सेशन होगा प्रोरोग होगा, साल में 3 सेशन होंगे, बजट सेशन होगा, मॉनसून सेशन होगा, विंटर सेशन होगा। ऑल ऑफ सडन सेशन बुलाया जाता था, एक दिन का सेशन बुलाया, एक ही काम करना है, मोदी जी को गाली देनी है, अब शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि
वो एक प्रोटेक्टेड ग्राउंड है, जहां जो बात आप बाहर आके कहेंगे तो आप जेल चले जाएंगे, और अंदर आप कुछ भी बोलेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमने 100 दिन में हम उसको नेवा ई विधानसभा हम कर देंगे उसको। हमने मीडिया के लिए मीडिया डेस्क बना रहे हैं, 25 कंप्यूटर लगा रहे हैं, विद इंटरनेट विद प्रिंटर फैसिलिटी हम दे रहे हैं कि मीडिया को पूरा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो प्रॉपरली कवर करे। कितने लोगों पे बैन लगाए हुए थे, एंट्री बैन की हुई थी, सब हमने हटा दी, किसी इरेस्पेक्टिव ऑफ की अनूप जी पे भी एंट्री बैन की हुई थी। हमने कहा जिनके पास DIP कार्ड है और दूसरा वो जो एक कार्ड और होता है PIB, जिनके पास कार्ड है वो कोई भी पत्रकार है वो आएगा, उनको स्पीकर से भी पूछने की जरूरत नहीं है, उनको पास भी लेने की जरूरत नहीं है, उनको कोई पास भी लेने की जरूरत नहीं है। तो मीडिया बिल्कुल वहां पर असेंबली में प्रॉपरली असेंबली को कवर करने के लिए आए, वेलकम है। सरकार को इंटेरोगेट करे, वेलकम है। असेंबली की फंक्शनिंग पूरे नियम और कानून से चले, मैक्सिमम डिबेट हो, डेलिब्रेशंस हो, उसमें से कुछ रिजल्ट निकले। अब हम पूरी असेंबली को सोलर एनर्जाइज कर रहे हैं। 100 डेज में हमने तय किया कि हम 500 kVA की रिक्वायरमेंट है, हम प्लस 500 kVA वहाँ पे सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है उसके लिए 2-3 मीटिंग मैं कर चुका हूँ। हम CAG को इन ऑर्डर लाएंगे, वो हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हाउस की प्रॉपर्टी है। हम जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम, उसको लागू करेंगे। फ्रीक्वेंट PAC की मीटिंग्स होंगी, रिपोर्ट्स आएंगी असेंबली के फ्लोर पे, CAG की रिपोर्ट्स टेबल होंगी, और नेशनल हेरिटेज बनाएंगे इसको। Sir, I have a question. Is it easy or difficult to run assembly with 22 opposition members? बहुत आसान है क्योंकि फेयरली चला रहे हैं। जिन लोगों ने फेयरली नहीं चलाया उनके लिए 3 भी भारी थे। जब हम लोग 3 थे, मैं उनमें से एक था, तो उनको भारी लगता था कि ये 3 आदमी भी क्यों बैठे हैं, क्योंकि फेयरनेस नहीं थी। ये क्यों बोल रहे हैं, इनको क्यों मौका दे। तो और वो हमने प्रूव भी किया 40 दिन में कि 22 लोग जो है हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, उनको हमसे दिक्कत है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। Sir, leader of opposition भी आप थे, and now you are speaker of the assembly. How challenging is this present assignment? हर असाइनमेंट चैलेंजिंग होता है अगर आप उसको अच्छे से करना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा होता है, चाहे LOP हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे सरकार हो। आप सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, अपने अपने काम है, उनको असाइन किया गया है, उसी के पैरामीटर्स हैं। अगर आपको लगता है आप अपने पैरामीटर पे आपको अव्वल होके जाना है, तो आप उसको ही चैलेंज मान के काम करेंगे। तो इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि क्रेडिबिलिटी पहला इशू है, कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपकी क्रेडिबिलिटी जुड़ती है। Hello, sir. My name is Prabhat. I wanted to ask you, are you taking any new steps to ensure that individual MLAs, both from the ruling party and the opposition, they're able to talk about localized issues in their constituency? मतलब पहले जैसे मतलब उतना नहीं हो पाता था। नहीं, मैं बहुत अच्छा पूछा आपने। इसीलिए हमने क्वेश्चन आवर, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, आपको मालूम है 10 साल में आपके पास जो लोग पार्लियामेंट कवर करते हैं वो जानते हैं फ्राइडे प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन डे होता है। उस दिन मेंबर जो है अपने अपने रेजोल्यूशन, अपने प्राइवेट बिल, प्राइवेट रेजोल्यूशन मूव करते हैं, और जिस पर बड़ा वोकल डिस्कशन होता है,
उसमें से इनोवेटिव चीजें आती है। 10 साल में एक भी प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन नहीं हुआ, कोई डे नहीं था। हमने क्वेश्चन आर किया, 280 किया। हम कॉलिंग अटेंशन को वेलकम करते हैं, मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की भी बात करें। उनका डबल मतलब दोहरा उनकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एरिया भी है और दिल्ली भी है। तो अभी 280 में जो रूल कहता है, जो प्रैक्टिस है, 10 लोग बोलते हैं। हमने 12 सिटिंग हुई है, 12 सिटिंग में एक भी सिटिंग ऐसी नहीं हुई हो जब हाउस के 15 मेंबर अपने अपने इश्यूज रेज करने के लिए उनको अलाउ ना किया। जो वो चाहे वो बात कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हमने ब्यूरोक्रेसी को भी बोल दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोल दिया है, विधानसभा के सेक्रेटेरिएट को बोल दिया है कि मेंबर जो भी हाउस में बात करेगा वो अदरवाइज नहीं है कि उसने बोला और खत्म हो गई। हम उनकी हर बात का कॉग्निजेंस लेंगे और संबंधित विभाग को उन्होंने जो बोला है उसका वर्बेटम हम उसको भेजेंगे और 1 महीने के अंदर अंदर उस पर एक्शन टेकन और रिप्लाई वो मेंबर को भी जाएगा और स्पीकर ऑफिस को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप देखिए कि 384 इस बार 7 दिन की सिटिंग में 384 नोटिस आए, क्योंकि एक दिन में हम 10 से ज्यादा अलाउ नहीं कर सकते। फिर भी हमने 15 अलाउ किए। कैसे अलाउ किए कि 10+5, जब 1 घंटा उसके लिए रखा, अगर वो लग रहा है कि 20 मिनट बाकी है तो 5 लोगों से और बुलवाया। तो 384 यानी मेंबर्स में इतना इंटरेस्ट आया कि उन्होंने 384 नोटिस दिए और हर डे वो हुआ। मेरी पहली जो एक तरह की मेरा प्रायोरिटी है वो मेंबर्स अपने एरिया के बारे में बात करें और उनको सॉल्यूशन मिले, बिना सॉल्यूशन नहीं, उनको सॉल्यूशन मिले और वो एनकरेज हो कि हम अपने एरिया को बेटर बनाने के लिए इस असेंबली के फ्लोर से बात करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलते हैं। अभी जैसे पानी के मीटरों पर बात हो रही थी, पानी के बिलों पर बात हो रही थी, एक मेंबर ने 280 में उठाया था कि पानी के बिल बहुत हैं, पानी के जो बिल हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड आए हुए हैं और उसमें एमसी स्कीम लाने की जरूरत है। तो एक मेंबर ने 280 में ही उठाया था उमंग बजाज में। तो मैंने जैसे ही उसको देखा इशू को, पब्लिक इंटरेस्ट का, क्योंकि लोग चाहते हैं उसमें कुछ फैसला ले सरकार, तो हमने 280 में ये मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरा एक इशू पर आप बोल रहे हैं तो मैं भी उसी इशू बोलूँ, ऐसा नहीं होता। उसमें मेरा जो अपना 280 है मैं अपना 280 बोलूँगा, आपका 280 आप बोलेंगे, आपका 280 आप बोलेंगे। लेकिन आपके 280 पर 10 मेंबर्स को बुलवाया, उन्होंने कहा हम भी इस पर बात करना चाहते हैं, अलाउ किया सेंस ऑफ द हाउस, और फिर मिनिस्टर ने रिप्लाई किया। तो जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वैसे ही। जी Hello, sir. My name is Meeta. Sir, this NCTD Act was passed by the Center in 2021, which gives overarching powers to it. So it's been severely criticized by the opposition for leaving the government to twisting all the powers of the Senate. नहीं, मेरे को लगता है कि स्मूथ वो ना एक्चुअली में, हाँ जी जी, So how do you वो किसी तरह का मतलब डेविएशन नहीं था पावर्स का, वो एक तरह का क्लैरिटी थी कि सबके रोल क्लियर हो जाए कि किसको क्या करना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हुआ दिल्ली में, बहुत क्योस हुआ, बहुत ओवरलैप हुआ, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, पहले जब शीला जी चीफ मिनिस्टर थी तो बहुत सारी चीजें जो डिफाइंड कुछ थी और प्रैक्टिस कुछ थी। और जब बीजेपी की भी गवर्नमेंट थी, जब दिल्ली में सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, तो प्रैक्टिस तब से चली आ रही थी।
स्मूथ फंक्शनिंग थी, कोई किसी के भी डोमेन में एंटर नहीं कर रहा था, कोऑर्डिनेशन था। लेकिन ये जो नई तरह की पॉलिटिक्स के नाम पे लोग आए, एनार्किस्ट सो कॉल्ड, मगर मैं माफी चाहूंगा अगर मेरा शब्द किसी को बुरा लगता हो, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ भी वेग ना बोलूं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बात कर रहा हूँ। उन्होंने कभी सॉल्यूशंस की तरफ जाना ठीक नहीं समझा, उन्होंने हमेशा प्रॉब्लम्स पर ही रहना समझा, चाहे वो रूलिंग भी रहे। अगर आप रूलिंग है तो आपको सॉल्यूशन पर जाना चाहिए, लेकिन अगर मेरी मेंटलिटी है कि मुझे सॉल्यूशन नहीं, मुझे प्रॉब्लम पर जाना है, तो फिर ऐसी स्थिति आती है और फिर उसमें से जब चीजें निकलती हैं तो उसमें नुकसान भी होता है। You have been in political life since 28 years, more than 28 years. नहीं, when I was the vice president of Delhi University, Right. it was 1984. Right. So My question is about MCD. It has often been here and it is in the spotlight for multiple wrong reasons. So how are you going to control that? Or what is MCD? your observation about it? So how will he control MCD? So he can give suggestions because देखिए, लोकल बॉडी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, थर्ड टियर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है और सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा लोग जिससे कनेक्ट हैं वो म्यूनिसिपल सिविक बॉडी ही है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मतलब कोई कुछ भी हो, लेकिन अगर उसकी सड़क टूटी है, पार्क ठीक नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, तो उसके लिए सब कुछ बेकार। इसलिए अब सैनिटेशन है, बहुत बड़ा इशू है, पॉल्यूशन है, अब वाटर स्केर्सिटी की बात आती है या कंटेमिनेटेड वाटर है, ये सब पहले तो सब बाकी स्टेट्स में तो सब ये लोकल इश्यूज, सिविक इश्यूज ही हैं, सिविक गवर्नेंस का ही पार्ट है। अब ये ठीक है, कुछ दिल्ली गवर्नमेंट के पास चला गया, कुछ यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी है, कुछ डीडीए, ये वो सब चलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, वो सबके साझे इशू है और उस पर एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो है वो अपार्ट फ्रॉम द पार्टी पॉलिटिक्स वो डिसाइड हो जाना चाहिए। भाई सैनिटेशन पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, पॉल्यूशन पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, रोड्स के बेटरमेंट पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, ड्रेनेज पर, सीवरेज पर, मेंटेनेंस ऑफ पार्क पर, स्ट्रीट लाइट्स पर। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर इंडिविजुअल के लिए उनके जीने का एक मतलब मिनिमम बेसिक नीड है। पर अभी होता क्या है कि मैंने दुनिया के बहुत सारे देशों में मुझे जाने का मौका मिला, स्टडी करने का मौका मिला, मुझे कई मैं डेलीगेशंस का पार्ट भी रहा। मैंने देखा कि हमारे यहाँ सबसे नेग्लेक्टेड है लोकल बॉडी, सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, सबसे ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर कहीं से कोई फीडबैक लगता है तो वो वहाँ से आता है। जबकि दुनिया के हर बड़े शहर में सिविक बॉडी सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ के लोग वेल कनेक्टेड है, पार्टिसिपेशन है और मतलब टैक्स स्ट्रक्चर है या फिर रेवेन्यू स्ट्रक्चर है या फिर ऑब्लिगेशनरी जो उनके ऑब्लिगेशंस हैं, सब लोग उससे अवेयर हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर हमें डेवलप्ड बनना है, जो हमने तय किया 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा, तो हमें अपने सिविक सिस्टम को सबसे पहले अच्छा बनाने की जरूरत है। Sir, I have a related question to that. What is one issue in Delhi which needs more time like मैं तो आपके सारे सवालों का जवाब देता रहूंगा क्योंकि मैं आपकी कोर्ट में आया हूँ। So we'll just take one अभी more आपको last देखना है आपको question. कितने क्वेश्चन पूछने हैं। No, मैं we'll आपको just ये take- नहीं कह रहा कि आपको नहीं पूछने हैं, आप पूछिए क्योंकि मैं तो आपकी कोर्ट में हूँ। तो We'll just take one last question. Yes. So you have been winning elections for a long time. हाँ जी हाँ, How does you ensure that? Like when it comes to personal connect with people, going to private parties,
ये बड़ा बहुत इमोशनल क्वेश्चन है मेरे लिए। ये मुझे अक्सर जो है ना इमोशनल बनाता है। मैं इसमें माइंडफुल रिप्लाई नहीं कर पाता, इमोशनली रिप्लाई करता हूँ। जनरली मैं नहीं चाहता लेकिन फिर भी करता हूँ। मुझे लगता है कि वो सबसे हसीन क्षण होता है जब मैं लोगों से मिलता हूँ और जब लोगों के काम होते हैं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होता है। मैं बहुत ही इमोशनली अपने लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और इस बार भी इलेक्शन में जो मेरा नारा था वो आपने मेरा अगर लिटरेचर और मेरे पैम्फलेट्स वगैरह देखे हो तो उसमें यही था कि भाई मेरे काम को वोट दो। क्या लिखा था हमने? और एक और बना काम बोलता है। मेरा स्लोगन जो मेरे बड़े बड़े वो लगे उसमें यही लिखा था, काम बोलता है। तो मैंने हमेशा अपने को काम से जोड़ा है। लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में इलेक्शन में लोग काम नहीं देखते, बहुत बाकी इश्यूज आ जाते हैं। मैं भी मानता हूं कि सबसे डेंजरस है काम से लोगों, काम के आधार पे लोगों से वोट मांगना, क्योंकि ये मेरा स्लोगन था इलेक्शन में। ये हर जगह, हर चौराहे पे, हर जगह। और मैंने 7वां इलेक्शन प्रो इनकम्बेंसी पे जीता। तो मैं यही कहूंगा कि मैं बहुत खतरनाक खेल खेलता हूँ चुनाव में लेकिन आपको ये खुशी होगी कि ऐसा हर एक को होना चाहिए। और मुझे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट मिला है, 71% पोल्ड वोट का। और परसेंटेज वाइज भी और वोट वाइज भी मेरा हाईएस्ट वोट है। मतलब विक्ट्री मार्जिन 38,000 है। तो पोल वोट का 70% के करीब मुझे पोल हुआ है। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और लोग समझते हैं। Thank you so much, sir, for the precious time and for the insightful ideas also. And also, we'll look forward to see our newspaper also in your assembly after this, because I think New Indian Express we can't see anywhere in the assembly. So probably next time. Thank you so much, sir, for the time.